नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। आज से हर रोज़ एक वीडियो इसी डलेगी जिसमें क्या है, एक डेली आपको एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लगवाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कुछ इस तरह से है कि इसमें डेली के 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके सामान्य जानकारी से यानी जीएस से आपके रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो 50 के 50 क्वेश्चन होंगे, अंत में उनकी आंसर की दे दी जाएगी आपको, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, हो सके तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं सारे। पहला प्रैक्टिस सेट है आज लगने जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करना कि आपके कितने सही निकलते हैं पहली बार में। ठीक है, 50 में से, और अपना अपना स्कोर जो भी आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए क्या वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को बस पूरा देखें ध्यान से, क्योंकि आंसर की आपको तभी मिलेगी जब आप पूरी वीडियो देखोगे। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेट है, पहला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले क्वेश्चन है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से, या उत्तर वैदिक काल में, या बौद्ध काल में, या मौर्य काल में? तो आपको उत्तर देना है, 4 में से एक सही उत्तर होगा आपका जो आप दे पाओगे। ठीक है, तो 2 3 4 सेकंड जितने भी आपको लेने हैं वो ले सकते हैं और अपना देंगे। तो इसका आंसर आपका होगा हड़प्पा सभ्यता से, यानी धातु के जो सिक्के हैं वो कहाँ से मिले, सॉरी क्या क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के कहाँ से मिले? हाँ, आपके उत्तर वैदिक काल से। कहाँ से? उत्तर वैदिक काल से। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ठीक है, तो इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप भी अपना क्वेश्चन को क्या है देना है। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, कौन सा है? तो आपका एक्टिन मायोसिन, या एक्टिन ट्रोपोमायोसिन, या मायोसिन और ट्रोपोसिन, और ट्रोपोसिन और आपका ट्रोपोमायोसिन। तो इनमें से आपको एक आंसर देना है जो कि आपका होगा, आप ट्राई करिए कौन सा है। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। संकुचनशील प्रोटीन क्या है? प्रोटीन से मिलकर पेशियाँ बनती हैं, मांसपेशियाँ। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा? एक्टिन और मायोपिन। ठीक है, ये जो आंसर है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, तीसरा है आपका हाइपरटेंशन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। काय के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इनमें से किसके लिए हाइपरटेंशन टेंशन शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला हृदय गति तेज होने से के लिए, दूसरा हृदय गति धीमी होने के लिए, तीसरा आपका रक्तचाप घटने के लिए, या रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा वो आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से पढ़िए और दीजिए आंसर। ठीक है, तो हाइपरटेंशन के लिए किस का यूज़ करा जाता है, किस शब्द का, सॉरी हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए यूज़ करा जाता है? यानी कि इसका आंसर होगा आपका कौन सा? रक्तचाप बढ़ने के लिए। कौन सा होगा? डी आंसर हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसी के आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में अगला क्या है, कुनैन किस पौधे की या पेड़ की छाल से, पौधे नहीं पेड़ की छाल से प्राप्त होती है? क्वेश्चन क्या है, कुनैन किस पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है या होती है? ठीक है, तो यूकेलिप्टस ऑप्शन ए, सिनकोना ऑप्शन बी, नीम ऑप्शन सी, या देवदार ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा बायो को अच्छे से तो उसमें पता होगा कुनैन जो है वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। किसकी छाल? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है, यानी केमिकली जब जल है स्वयं क्या है किसी खनिज या तत्व से मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है ये आप बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कार्बोनेटन, दूसरा विसिलिकेशन, तीसरा जलयोजन या उदकन, चौथा ऑक्सीकरण। जल्दी से उत्तर दीजिए, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? जब रासायनिक रूप से तत्व या किसी खनिज से मिलता है जल, तो उसको कहते हैं जलयोजन। तो क्वेश्चन याद करने का जल्द से हो जाएगा, जलयोजन या उदकन कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यूरेनियम के विशाल
निक्षेप पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं यूरेनियम के विशाल निक्षेप? आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? यूरेनियम के विशाल निक्षेप, उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि के राशि स्तर की चौड़ाई, ऑप्शन ए हल्के मादन से घटती है, भारी मादन से घटती है, अनुप्रयुक्त वोल्टता से स्वतंत्र होती है, या पश्च दशक वॉइस के आधार अंतर्गत बढ़ती है? ऑप्शन पढ़ के आपको अच्छे से जवाब देना है। पीएन संधि, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। जीएस के पूरे क्वेश्चन हर एक पार्ट को कवर करते हुए चलेंगे 50 क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको देखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पश्च दशक वॉइस के अंतर्गत बढ़ती है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सौर ऊर्जा का कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप क्या है हाईलाइट कर लें। कौन सा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का कारण क्या होता है? तो संलयन अभिक्रियाएँ, या विखंडन अभिक्रियाएँ, या दहन अभिक्रियाएँ, या रासायनिक अभिक्रियाएँ? तो 8वें का आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण है, कहाँ से सूर्य के पास इतनी ऊर्जा आती है वो? ऑप्शन ए संलयन, ऑप्शन बी विखंडन, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संलयन अभिक्रिया, यानी रासायनिक संलयन के कारण ही सूर्य में सूर्य की ऊष्मा या ऊर्जा होती है। ठीक है, तो रासायनिक संलयन क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो तब परावर्तन होता है। क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़ें। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो परावर्तन होता है। उसकी आवृत्ति में, उसके आयाम में, उसकी तरंगदैर्घ्य में, या उसके वेग में? आवृत्ति में, आयाम में, तरंगदैर्घ्य में, या वेग में? जल्दी से उत्तर दीजिए। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसके आयाम में। आयाम क्या है आप ये कमेंट करके बताना है। ठीक, उसके बाद अगला इसी क्रम में 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को पूरा अच्छे ध्यान से करना है। ठीक है, पूरा देखना है अच्छे से। ठीक है, आंसर्स को रिप्लाई करना है उसमें कमेंट बॉक्स में। एसी पर्वतों में एसी मीटर मापते हैं। एसी पर्वत में जो एसी मीटर होते हैं वो क्या मापते हैं? मध्यमान मापते हैं, या RMS मापते हैं, या शिखर मान मापते हैं, या मध्य वर्ग मान? ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉम्बे। कौन सा? RMS मान। कौन सा मान? RMS मान, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो का। ठीक है, आपने बायो पढ़ी होगी ध्यान से, या हमने जो ऑफलाइन बैच में बायो पढ़ाई है उसमें दिया है। निम्न में से किस कोशिका के अंग को एटम बम कहा जाता है? एटम बम मतलब जो खुद से फट जाए, ठीक है, या फटने का काम करे, या दूसरों को मारे। तो ये है आपका लाइसोसोम। कौन सा है? ऑप्शन डी आपका कौन सा हो जाएगा? गल्गी इकाई का काम क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका लाइसोसोम। ठीक है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं या आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों के उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर बताएं। ऑप्शन ए आपका है आपका स्वपारिस्थितिकी, दूसरा है समपारिस्थितिकी, तीसरा है पारिस्थितिकी, और चौथा है जीवाश्म की। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। तो आपका जो 12वें का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारिस्थितिकी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं पाया जाता या नहीं होता? ठीक है, वही कंकाल क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, नहीं पाया जाता वो देखना है। तो आपका हो जाएगा कौन सा? बताइए। ऑप्शन ए एम्फीबिया, ऑप्शन बी मेमोलिया या स्तनवर्गी, या एबीज पक्षी वर्ग, या कॉन्ड्रिक्विथीज। ठीक है, तो ये आपका जो 13वें का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
इस तरह से आपको करते जाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बाइट बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, छोटा क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आता है। एक बाइट जो है वो बनता है किससे, किससे बनता है, जल्दी कमेंट करके बताइए। 1 बिट से या 4 बिट से या 8 बिट से या 10 बिट से। एक बाइट, एक बाइट आपका बनता है 8 बिट से, किससे, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 बिट। ठीक है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद अगला, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का। संसदीय प्रकार की जो सरकार होती है उसकी एक प्रमुख व्यवस्था क्या है इनमें से। ऑप्शन ए, कार्यपालिका का नियत कार्यकाल। ऑप्शन बी, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी। ऑप्शन सी, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होगी। या ऑप्शन डी, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी आप टिक करिए कि ये आने वाला क्वेश्चन है पेपर में। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपने पढ़ा होगा, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो है वो क्या है, संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अगला सवाल जो है आपका, अगला क्वेश्चन है एनी एक, पढ़ा होगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एनी एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, या एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, या एक स्मृति युक्ति है, या एक इंजन है, जल्दी बताइए। ठीक है, इन चार में से आपको बताने हैं। तो आपका सोल में का जो आंसर है, एनी एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ठीक है, पुराने कंप्यूटर जो कैलकुलेटर के रूप में ही क्या हुए थे, बनाए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कहता है, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। अप्रत्याशित जो, चलिए जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। जो पहले से प्रत्याशित नहीं है उस तरह का जो व्यय होगा संसद के बिना बिना अनुमोदन के किस निधि से दिया जा सकता है। तो ये आपको देना है। सबके सामने ऑप्शन ये रहे, भारत की संचित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से, लेखानुदान से, या राजकोष से। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको आंसर देना है। तो जो खर्चा जो व्यय जो है जो पहले से निर्धारित नहीं होता है, आकस्मिक रूप से हो या अप्रत्याशित रूप से हो, तो इस तरह का खर्चा जो है वो आपका भारत की जो आकस्मिक निधि होती है उससे दिया गया है। कल हमने जो आपको अनुच्छेद वाली वीडियो बताई थी उसमें हमने आपको एक अनुच्छेद बताया था संचित निधि का और आकस्मिक निधि का अंत में। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन से में संचित निधि है और कौन से में आकस्मिक निधि। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल राजाओं का शासन कहाँ पर था। इन जो 4 जगह हैं इनमें से तमिलनाडु पर था, या आंध्र प्रदेश पर था, या केरल पर था, या बंगाल पर था। तो इनमें से आपको बताना है चोल राजाओं का जो शासन था वो कहाँ पर था। जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपके सामने समय है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, बंगाल। तो इसका जो आंसर होगा, चोल राजाओं का जो शासन था वो तमिलनाडु पर था। ठीक है, तमिलनाडु में काफ़ी मंदिर उन्होंने बनवाए हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो है आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर्य आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। आर्य जो हैं अरबों के जो पूर्व आए थे उन साथ उन जो संघर्ष हुए उनमें सफल रहे, क्यों। इसका जो आंसर है 19 नंबर क्वेश्चन का, आगे देखते हैं। आर्य क्यों सफल रहे, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, या आपका आंसर, या वे अधिक लंबे और बलवान थे, ये आंसर हो सकता है। या वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, ये आंसर हो सकता है। या उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इन 4 में से आपको बताना है आर्य जो थे अपने संघर्ष में क्यों प्रबल थे, ये आपको उत्तर देना है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य लोग जो थे वो, ठीक है, उन्होंने क्या है काय का प्रयोग किया, घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया है। कौन सी जो लड़ाई थी मोहम्मद गौरी ने लड़ी जिससे उसे उसके लिए दिल्ली जो क्षेत्र था
वो लड़ गया, खुल गया। तो आपको पता है, बताइए, प्लासी का युद्ध था या तराइन की दूसरी लड़ाई थी या खानवा का युद्ध था या पानीपत का युद्ध था। ठीक है, तो आपको पता होगा जो मोहम्मद गौरी का दिल्ली क्षेत्र खुला था कौन सी लड़ाई के तहत, कि उसके बाद तराइन की दूसरी लड़ाई की। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1700 जो भी 1100, सॉरी 1192। ठीक है, पहला 1191। आपको बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था और पानीपत का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो गीत गोविंद से संबंधित है। क्या है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है ये, रेखाओं से क्वेश्चन, रचनाओं से क्वेश्चन आते हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं या कल्हड़ हैं या राजा राव हैं या कालिदास हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है आपके गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो कौन है। ऑप्शन ए जयदेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कालिदास की एक रचना का नाम कमेंट में और कल्हड़ की एक रचना का। ठीक है, क्वेश्चन आएगा राज तरंगिणी किसने लिखी है, तो कल्हड़ उसका आंसर होगा। ठीक है, मेघदूतम किसने लिखी है, तो कालिदास। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। सार्वजनिक पद का अधिकार, सार्वजनिक पद का अधिकार जो है वो किस प्रकार का अधिकार है, ये आपको बताना है। किस प्रकार का अधिकार है? नागरिक अधिकार है या आर्थिक अधिकार है या नैतिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है। चार में से किस प्रकार का अधिकार है सार्वजनिक पद का अधिकार। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ए नागरिक अधिकार। यानी इस तरह का जो जो सार्वजनिक पद का अधिकार है वो किस तरह का अधिकार है? नागरिक अधिकार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी मांग, अब इकोनॉमी के क्वेश्चन हमने बोला ना, सारे जो 50 क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे जीएस का पूरा पार्ट कवर करेंगे, हर एक सब्जेक्ट से एक दो दो क्वेश्चन होंगे ज़रूर। ठीक है, तो अब जो शुरुआत हो गई है आपकी इकोनॉमी के क्वेश्चन से। ठीक है, तो पूंजी पूंजी मांग निर्भर करती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्रभावी मांग, सॉरी प्रभावी मांग निर्भर करती है काय पे? इनमें से पूंजी उत्पादन अनुपात पर या उत्पादन पूंजी अनुपात पर या कुल व्यय पर या फिर पूर्ति कीमत पर। तो आपका जो 23 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ति कीमत पर। प्रभावी मांग जो है वो निर्भर करती है पूर्ति कीमत पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला एडम स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का नियम कराधान का अभिनियम नहीं है? ध्यान से पढ़ना, कराधान का अभिनियम नहीं है किसके अनुसार? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे? कमेंट करके बताना। ठीक है, ठीक है, एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ कौन थे? कमेंट करके बताना आपको। ठीक है, तो कराधान का अधिनियम नहीं बताया जो उन्होंने, कौन सा था इसमें से आप बताएंगे? एक पहला निश्चितता का अधिनियम अभिनियम, सरलता का अधिनियम या सुविधा का अधिनियम या किफ़ायत का अधिनियम। इनमें से कौन सा एडम स्मिथ के अनुसार कराधान का अधिनियम नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी सरलता का अधिनियम। यानी अब सरलता को वो अधिनियम नहीं मानते थे, किसके लिए? कराधान के लिए। ऑप्शन नंबर बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती क्योंकि फर्म प्रत्येक वर्ष डैश के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। तो इनमें से आपको बताना है किसके न्यूनतम उत्पादन करती है। ठीक है, न्यूनतम बिंदु पर। तो दीर्घ अवधि सीमांत लागत वक्र पर या दीर्घ अवधि औसत लागत वक्र पर, दीर्घ अवधि औसत परिवर्ती लागत वक्र पर या दीर्घ अवधि औसत आय वक्र पर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमी क्वेश्चन है, ऐसे ही होते हैं कि शुद्ध हिंदी में होंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपका जो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ अवधि सीमांत लागत वक्र पर। ठीक है, इकोनॉमी जब पढ़ेंगे, जब बहुत कायदे से पढ़ेंगे या ऑफलाइन बैच में पढ़ चुकी हैं इकोनॉमी। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा प्रशासन का विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, नहीं आता है पूछा है। शून्यकाल या आपका स्थगन प्रस्ताव या बजट सत्र या किसी विधेयक निरूपण, कौन सा जो है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? आपका आंसर हो जाएगा सी बजट सत्र जो है प्रशासन के अंदर नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। लाभ का जो अभिनव सिद्धांत है, उनके जो अभिनव सिद्धांत है, किसने प्रतिपादन किया। J.A. शुम्पीटर ने, या P.A. सैमुअल्सन ने, या एल्फ्रेड मार्शल ने, या डेविड रिकार्डो ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, लाभों के अभिनव सिद्धांतों का प्रतिपादन किया J.A. शुम्पीटर ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म के सामान्य लाभ के रूप में, अधिसामान्य लाभ के रूप में, सामान्य और अधिसामान्य दोनों लाभों के रूप में, या विक्रय कीमत के रूप में। एकाधिकार शक्ति की मापने का जो मापन होता है वो किस रूप में होता है। ठीक है, तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अधिसामान्य लाभ के रूप में। ठीक है, अधिसामान्य लाभ को मापने के रूप में क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायपालिका द्वारा बनाए जाने वाले कानून को क्या कहा जाता है, साधारण कानून, निर्णय का विधि का नियम, या प्रशासनिक कानून। ऑप्शन को ढंग से पढ़ें और उत्तर दें। तो आपका जो न्यायपालिका द्वारा जो बनाया जाएगा, न्यायपालिका का काम क्या है, निर्णय करना। तो निर्णय विधि का जो कानून होगा वो कौन बनाएगा, न्यायपालिका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे। यानी कि प्रथम चुनाव आयुक्त, यानी कि जो पहले चुनाव आयुक्त थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे, आपको बताना है। ठीक है, कौन थे, SP सेन वर्मा, या डॉक्टर नागेंद्र सिंह, या के सुंदरम, या सुकुमार सेन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको आता है। इसका आंसर होगा सुकुमार सेन, प्रथम चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग के प्रथम अध्यक्ष, एक ही बात होती है। ठीक है, हाँ। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, महारानी एलिजाबेथ ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। महारानी एलिजाबेथ ने किसे नाइटहुड की उपाधि दी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, किसे प्रदान की, देखते हैं। चेतन भगत को, या LN मित्तल को, या सलमान रुश्दी को, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 में से उत्तर दीजिए आप जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी को क्या है, नाइटहुड की उपाधि दी किसने, महारानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, इसी क्रम के में आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिवस से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इसलिए डला है ये। क्या है, तंबाकू निषेध दिवस, सबको पता होगा। तंबाकू निषेध दिवस 21 मई, या 31 मई, या आपका 10 जनवरी, या 15 दिसंबर। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा होगा तंबाकू निषेध दिवस। जी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 मई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा आने वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुकर पुरस्कार 2008। तो ये पुराना जो सेट पेपर है, इस वजह से इसमें जो पूछा गया है, तो आप चाहो तो बता सकते हो। अब ये आपके लिए तो GK में बन गया ना पुराना 2008 का क्वेश्चन। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2008 जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय, या BS नायपाल, या आपके किरण देसाई, या अरविंद अडेग। इनमें से कौन जो है व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, तो आपको बताना पड़ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अरविंद अडिग जो है इसके लेखक हैं व्हाइट टाइगर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जरूरी है कि वह वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जरूरी है कि वह वित्त और बैंकिंग क्षेत्र का व्यक्ति हो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरा उच्च योग्यता वाला अर्थशास्त्री हो, तीसरा न्यायपालिका का विशेषज्ञ हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर स्तर पर का न्यायाधीश के स्तर का हो ये, और सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। तो देखो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, उच्च, ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, अदरवाइज तो ऐसी कोई योग्यता जरूरी नहीं है वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए। सीधा सीधा है ऑप्शन नंबर आपका डी, सार्वजनिक मामलों का के अनुभव वाला व्यक्ति हो, सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35।
निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, संपादन आता है एक समाचार पत्र से, तो कौन सा था जो समाचार पत्र का जिसका जो है प्रतिपादन किसने, संपादन सॉरी, किसने करा? गांधी जी ने। तो आपको पता होना चाहिए, जो बताइए कौन सा है, नवजीवन है या मराठा है या गुजरात टाइम्स है या जनसत्ता है? तो आपको पता होना चाहिए नवजीवन जो समाचार पत्र था, इसका संपादन किसने, गांधी जी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये कमेंट करके बताना कि मराठा नाम का जो समाचार पत्र था वो किसने किया था, ठीक है, कौन सी भाषा में हुआ था। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन पहला हैवीवेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ, कभी भी हारा नहीं है? कौन है? रॉकी मार्सियानो, लिएपर्सन, लैरी होम्स, ठीक है, या माइकल स्पेंस? स्पेंस आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है सही आंसर है। ठीक, कौन सा हैवी वेट मुक्केबाज है जो कभी हारा नहीं है? ठीक है, तो बताइए आप ज़रा जल्दी कमेंट करके बताइए, चारों ऑप्शन पढ़ के। कौन है? रॉकी, कौन है? रॉकी मारिसियानो, रॉकी मार्सियानो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ये द्वीप भी है और एक जलप्रपात भी बनता है शिव समुद्रम। ठीक है, तो शिव समुद्रम फेमस है, बताइए जरा किस नदी द्वारा बनाया गया है? गंगा, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। शिव समुद्रम, ध्यान सुनना, ध्यान से आंसर लगाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर दिल्ली कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिल्ली कावेरी नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? बताइए, पवन, वायुधारा, वायु प्रक्षोभ या वायु गतिशीलता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति होती है उसको क्या जाता है? वायु प्रक्षोभ। अगर लंबवत या क्षैतिज, सॉरी लंबवत तो ये हुई, ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? वायु प्रक्षोभ। अगर बोले वायु की क्षैतिज गति को क्या कहा जाता है, तो पवन आंसर होगा उसका। ठीक है, आप कमेंट करना उसको देख के। उसका 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीव्र सीमा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं, क्या कहा जाता है तीव्र सीमा विषाक्तन को? क्वेश्चन नंबर आपका 39, तीव्र सीमा विषाक्तन को और भी कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इतई इतई या प्लम्बिज्म या न्यूरेल्जिया या बाइसिनोसिस? बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या होगा आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्लम्बिज्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता मतलब समानता होती है। जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, या आर्थिक आधार और प्रजातियों की? बताइए जरा, किसकी समरूपता होगी, किसकी समानता होती है? प्राकृतिक प्रदेशों में। जाहिर सी बात है, प्राकृतिक प्रदेशों की बात हो रही है तो प्राकृतिक जलवायु की, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की ही क्या होगी? समरूपता या समानता होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? अभी हो सकता है ये सेट पेपर पुराना हो, उसके हिसाब से इसका आंसर देते हैं, या वर्तमान के हिसाब से आप वर्तमान का लगाना। ठीक है, कमेंट करना अगर वर्तमान का कोई और हो तो बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी या मुंबई, ऑप्शन नंबर दिल्ली? बताइए सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? अभी भी शायद बड़ोदरा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाएं। बताइए क्या कहलाएंगी? समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं,
समलब्ध रेखाएं या समताप रेखाएं। किसको जोड़ना है? तापमान वालों को, तो क्या होंगी? समताप रेखाएं। आइसोथर्मस का आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद सस्यावर्तन मदद करता है। सस्यावर्तन जो है वो मदद करता है किस चीज़ से? सस्यावर्तन किस मदद करता है? पीड़क पीड़ पीड़ पीड़कनाशियों का प्रयोग कम करने में, वर्णात्मक आतिथ्यों वाले परजीवियों को समाप्त करने में, अधिक फसलें पैदा करने में, या पादप उत्पादों का अधिक विकल्प पैदा करने में। इनमें से कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, वर्णात्मक आतिथ्यों वाले परजीवियों को समाप्त करने में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए नए आपको पहली पहली बार मिलेंगे। ठीक है, कुछ अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? अपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए सुरक्षित या आरक्षित स्थान क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी या सामाजिक जीवन, क्या कहलाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व या सेंचुरी या सामाजिक वन या नेशनल पार्क। आपको इसमें ऑप्शन ध्यान से लगाना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कुछ और होगा उसका आंसर कुछ और। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंचुरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? लोगों को लग रहा होगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क की कुछ और परिभाषा होती है। ठीक है, क्या होती है आप कमेंट करके बताइए। सेंचुरी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है महाराष्ट्र का नया राज्यपाल। ये पुराना क्वेश्चन है, इस हिसाब से देखना, आपको नए के हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी विद्यासागर राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बॉम्बे, सॉरी, सी विद्यासागर राव। नए के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, कमेंट करना है वो। ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे 46 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, ये भी नया क्वेश्चन है, करंट का ही, मतलब उस समय के हिसाब से। तो आपको इस समय के हिसाब से नहीं लगाना है, आपको इस समय के हिसाब से उत्तर देना है। ठीक है, इस समय ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल की जाती है, शायद अभी भी की जाती है वहीं से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉम्बे हैदराबाद से। ठीक है, उसके बाद परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री का। परमाणु क्रमांक 20, पहले तो कमेंट करना है कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 20 होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? आपको पता है KLMN, तो 4 कक्षाएं होती हैं, कौन कौन सी? KLMN, तो उन KLMN में किस तरह से भरा जाता है? 2 8 8 18, इस तरह से। तो क्या होगा? 2 8 8 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47 का। ठीक है, 20 होने चाहिए पूरे। अगला क्वेश्चन है, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है वो कौन सी है, या गैस है वो कौन सी है? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? बताइए ज़रा। फ्लोरीन होगा, या फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कौन होगा? बताओ ज़रा। तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरीन, सबसे अधिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्लोरीन जो होगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन रह गए आपके 2। ठीक है, तो LPG का प्रमुख घटक कौन है? LPG का जो प्रमुख घटक है वो है आपका LPG ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है। तो आपका जो मुख्य घटक होगा वो कौन सा होगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो LPG का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, LPG का प्रमुख घटक कौन है? आपका ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका। और ये क्या है? KMNO4 का प्रयोग किया जाता है। KMNO4 मतलब इसका दूसरा नाम आप कमेंट करेंगे। ठीक है, क्या और आम भाषा में क्या कहा जाता है? तो किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में, या उर्वरक के रूप में, या पीड़कनाशी के रूप में, या रोगनाशक के रूप में? बताइए। KMNO4 शैललाल दवा कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। किस रूप में? कीटनाशक के रूप में। तो जितने भी हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये आपकी उसकी आंसर की रही। ठीक है, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, अगर जो समझ में नहीं आया हो आपके। ठीक है, तो इस पूरे सेट पेपर के दौरान लगभग आधा घंटा जितने भी कभी हुआ हो, ठीक है, 40 मिनट जितने का भी हुआ, तो पूरा सेट पेपर बहुत कायदे से आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से ही आपको आगे जाके क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो सेट पेपर है आपको बड़े ही ध्यान से एक बार पढ़ना है अच्छे से,
देख चेक करना कि कितने आपके इसमें से 50 में से सही निकले हैं। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए कि रोज़ एक सेट पेपर मिले आपको, तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, जिससे कि जैसे आपके कमेंट होंगे, जिस तरह से आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से हम क्या करेंगे, रोज़ का एक सेट पेपर आपको लगवाएंगे जीएस का ही। ठीक है, और भी सब्जेक्ट वगैरह चाहिए होंगे तो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर जो यूपी टेट टेट सी टेट वाले लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें एक अलग से कॉमन वीडियो बनाई जाए जो उनके आने वाली सी टेट और टेट में बहुत ज़्यादा मदद करे पेडागोजी की, इसमें टैग वर्ड्स बताए जाएंगे, जिससे क्या है उनके सारे के जो पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट के सही हो जाएंगे। जो टैग वर्ड्स के क्या उनमें पॉजिटिव वर्ड्स होंगे तो वहाँ पे लगाना है आंसर, या क्या नेगेटिव वर्ड है, इस तरह की कोई वीडियो अगर आपको चाहिए है तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी डिमांड के आधार पर वो वीडियो बना दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको सेट पेपर पसंद आया है, तो आप कमेंट में बताइए, और अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्स डी लर्निंग्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे इस तरह की जो नई नई वीडियो आएंगी वो आप तक समय पहुँचती रहें। ठीक है, सीखते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।